क्वेश्चन नंबर 7.31। जो मेन डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं वो मैं एक बार आपको करवा देता हूं, ठीक है, के रोटेशन के। तो वी आर डिस्कसिंग आपको इसमें से अच्छे क्वेश्चन सारे जो भी मुश्किल हैं, जिन क्वेश्चन से बच्चों को जनरली प्रॉब्लम आती है, वो मैं एक एक करके आपको डिस्कस कर दूं। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट जो आपको सिखाया है उसी रिलेशन बेस्ड है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7.31। क्वेश्चन रिपीट भी कर देता हूं, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7.31, लिखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कहता है a solid cylinder of mass 10 kg, a solid cylinder of mass 10 kg, a solid cylinder of mass 10 kg and radius 15 centimeter is rolling perfectly on a plane of inclination 30 degree, is rolling perfectly on a plane of inclination 30 degree. The coefficient of static friction μs is equal to 0.25. The coefficient of static friction μs is equal to 0.25. Question का first part, find the force of friction acting on the cylinder. Find the force of friction acting on the cylinder. Question का second part, what is the work done against friction? What is the work done against friction during rolling? Against friction during rolling. Question का third part, if the inclination theta of the plane is increased, at what value of theta does the cylinder begin to skid and not roll perfectly? पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, आपको इसमें कोई भी नई बात सीखने, जो चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है आपको वही चीज सीखने के लिए मिलेगी। पहले क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, एक अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन सिंपली कह रहा है, आज लेक्चर देख लिया था कल वाला ना, अब बस देखो क्वेश्चन करो। एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस इंक्लाइंड प्लेन पर एक सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का मास दिया हुआ है, आपको रेडियस दिया हुआ है, तो वो रोल आउट होता हुआ आ जाएगा। आगे आ जाओ, आजा लो आज। कल तुम लोग डीबीपी डिस्कशन में आए नहीं थे भाई, वो तो बीच में चला गया था भाई। बाद में मेरे को नहीं बोलना कि सर चीजें होती नहीं है, जो सिस्टम बनाया है फॉलो करते नहीं हो। मैं रोज क्या एक्सपेक्ट करते हो या क्या चाहते हो, रोज मैं फोन करके तुम्हें बताऊं? अगर आप डीबीपी को सॉल्व नहीं करोगे, एमसीक्यू आपके पेपर में आने हैं 20, आप डीबीपी सॉल्व नहीं करोगे
डाउट क्लास के दिन अटेंड नहीं करोगे, फिर मार्क्स भी नहीं आएंगे यार, है ना। अगर आप उसको नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। इतनी बार मेरे को बोला सर टीवीपी हुई नहीं, कल की क्लास में एंड तक था ही नहीं। देखो जो बच्चा मेहनत से करेगा ना वो जाएगा नहीं। जो उस क्लास में बच्चे बैठे हुए होते हैं वो कोई ड्रॉपर बच्चा नहीं होता है, उनमें से उन बच्चों को देख लो कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर क्लास 11 बजे तक लेके जाता हूं तो 11 बजे तक वो भी बैठे होते हैं। अगर आप अपने सब्जेक्ट के साथ मेहनत करोगे तो आप बैठोगे, वो भी बैठा होता है। बाकी आए नहीं, जो आए वो बीच में निकल लिए, किया ही नहीं होगा। फिर भूख मुझे भी लगती है यार, तुम्हारे साथ में यहां से निकलता हूं और तुमसे पहले से क्लास लगा रहा होता हूं, और तुमसे मेरी एज ज्यादा ही है, तुम्हारे अंदर तो मेरे से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। तुम बैठ के क्लास लगाते हो, मैं सारा दिन खड़े होके क्लास लगाता हूं। आप फ्राइडे को अपना रूटीन बना के रखो ना वैसे बेटा। मुझे होता है कि तुम्हारी डीवीपी खत्म होनी चाहिए, तुम्हारे डीवीपी के डाउट नहीं रहने चाहिए, ताकि तुम अगले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। अगर तुमको कोई चीज की चाह होगी ना तुम उसके लिए मेहनत करोगे। मुझे नहीं मन करता मैं सुबह 7:30 बजे से क्लास लगा रहा होता, तो मुझे यहां से 8 बजे घर जाके मन नहीं करता कि मैं भी लेट जाऊं, मैं भी लेके बैठता ही हूँ सिस्टम। फिर वो शीट केवल घर ले जाओगे, उसको सॉल्व अगर नहीं करोगे तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं बचा ना, तुमने कंसेप्ट तो सीखा नहीं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ो पहले फटाफट, क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्ट सॉल्व होगा क्वेश्चन भाई, डायरेक्ट सॉल्व होगा क्वेश्चन, डायरेक्ट सॉल्व होगा क्वेश्चन। छोड़ा बताओ संयम, सर को बोलो 5-10 मिनट पहले छोड़े। क्लास शुरू कर देते हैं सर टाइम से। क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताओ, निकालो फिर आंसर, पहले पार्ट का आंसर। जब ये सिलेंडर नीचे की तरफ रोल डाउन कर रहा होगा तो मैंने फ्रिक्शन का तो डायरेक्ट रिलेशन कराया है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या पूछा आपको? फ्रिक्शन कितनी लगती है फ्रिक्शन फोर्स? mg sin थीटा बाई 3। चेक करो, रिलेशन निकाला हुआ है। हम लोग पढ़ते नहीं हो घर जाकर यार, रिलेशन कराया है। अगर कोई सिलेंडर रोल डाउन कर रहा हो तो कितनी लगेगी उसके ऊपर फ्रिक्शन? mg sin थीटा बाई 3। वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। याद आया नहीं आया? इट इज mg sin थीटा बाई 3। पहले पार्ट के कितना आ रही है फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ? कितनी आ रही है फ्रिक्शन? 50। 50 बाई 3 16.3। ये कितनी आएगी बोलो? 16.33 न्यूटन। समझ आया कि नहीं आया? ये हमने फ्रिक्शन का डायरेक्ट रिलेशन किया हुआ था। क्या किया था हमने फ्रिक्शन का ये रिलेशन? mg sin थीटा बाई 3। ध्यान रहे, अगर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसने डायरेक्ट सिलेंडर यूज, यहां सिलेंडर की जगह स्फीयर होता तो सॉल्व कर सकते थे नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, है ना। हाँ जी, मैंने आपको प्रूफ करने का तरीका सिखाया हुआ है। सेकंड पार्ट क्या पूछा है? सेकंड पार्ट इसने वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ड्यूरिंग द रोलिंग। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये नीचे ऐसे रोल कर रहा होगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रही होगी, तो ये केवल रोल कर रहा है, स्लाइड तो कर नहीं रहा है, ध्यान दो। तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट इसकी रोलिंग ऐसे होगी, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी अगेंस्ट फ्रिक्शन की? 0। क्यों? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा यहां पर? 90 डिग्री। सी दिस सिलेंडर इज रोलिंग डाउन, यस और नो? दिस सिलेंडर इज रोलिंग डाउन, इट इज नॉट स्लाइडिंग। तो अगर रोल कर रहा है तो जब कोई चीज रोल कर रही होगी तो इस पॉइंट पे फोर्स पीछे लग रही है और ये इसके डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा यहां पर? 90 डिग्री। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0।
नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, थर्ड पार्ट मुझे करके दिखाओ जरा जल्दी से, थर्ड पार्ट करके दिखाओ। मैंने आपको बताया था कि किस एंगल तक उसकी रोलिंग होती रहेगी और कितना एंगल कर दोगे तो वो रोल की जगह स्लाइड करेगा। सेकेंड पार्ट में रिपीट कर देता हूं। इसने पूछा है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो वर्क डन फ्रिक्शन निकालनी है, वर्क डन निकालना है, क्या होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये कभी भी स्लाइड नहीं कर रहा, तो कर रहा है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो फोर्स लग रही होगी वो फोर्स किधर होगी, इधर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, 90 डिग्री। अगर कभी भी एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो वर्क डन विल अगेंस्ट द फ्रिक्शन विल बी 0। थर्ड पार्ट बताओ, थर्ड पार्ट क्या बोला है, बातें नहीं बेटा, थर्ड पार्ट क्या बोला है आपको, आप इस एंगल को ग्रेजुअली एलिवेट कर रहे हो, यस और नो। आप इस एंगल को ग्रेजुअली क्या कर रहे हो, एलिवेट। तो कि क्या एंगल आएगा जिस एंगल पे ये अब रोल नहीं करेगा, स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, ग्रेटर बाय 3, यस और नो। म्यू एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा बाय 3। तो अगर इसको रोल डाउन करते हुए आना है, बात समझ में आ रही है, तो आपसे क्या पूछा, एंगल क्या होना चाहिए, तो इक्वल टू पे सॉल्व कर लो। म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा बाय 3, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, बोलो बेटा मेरे पास, 3 इंटू म्यू एस। अजय सिस्टम दे दो, तुम बैठ जाओ बेटा ऑफिस में या पीछे बैठ जाओ, सिस्टम दे दो। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो बेटा 3 म्यू एस। म्यू एस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो यार, यस और नो। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू म्यू एस की वैल्यू कितनी है, 0.25। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 3, 0.75। किसकी वैल्यू आई, tan थीटा की। तो थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, tan इनवर्स 0.75। इस एंगल या इससे ज्यादा एंगल कर दोगे तो वो क्या करना शुरू कर जाएगा, स्लाइड करना शुरू कर जाएगा। बोलो पूरी बात क्लियर है। फटाफट नोट डाउन करो, फिर इसके बाद क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, फर्स्ट बेंच पे बैठ जाओ। ये स्कूल वाले ना पहले फ्यूजन का देते हैं टी शर्ट, फिर बाद में देते हैं अगले मंडे को रिजल्ट, फिर फ्यूजन की जगह ना। लेट क्यों हो गया तुम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं आपके, सही कर रहे थे। डन बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डन यार, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7.30, दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको कभी भी पेपर में अगर रोटेशनल मोशन से अच्छा क्वेश्चन आया तो उसके आने की पॉसिबिलिटी भी है। और जिन लोगों ने कल डीपीपी की क्लास नहीं लगाई ना, जो बैक साइड में क्वेश्चन है उस तरह का क्वेश्चन डीपीपी में बार बार है। आप लोग, अर्षिता तो बीच में ही चली जाती है, जोर से भूख लग जाती है क्या बेटा, डीपीपी पूरा सॉल्व की थी,
जनाब अगली क्लास से हर थर्सडे को डीबीपी चेक करूंगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपके पेरेंट्स को आपको मैं लिख के भेज दूंगा कि भाई आपका बच्चा कर नहीं रहा है, मेरी मार्क्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको मैं एक डीबीपी देता हूं, पूरे वीक का टाइम देता हूं, आप करके नहीं आते हो, मैं सिंपल मैसेज आपके पेरेंट्स को डाल दूंगा। ठीक है, कल आप डीबीपी सॉल्व नहीं करो, डाउट्स नहीं लो, आपके पेपर में एमसीक्यू आने नहीं आने, स्कूल एग्जाम की बात कर रहा हूं, एमसीक्यू आने नहीं आने, तो फिर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। छोटी आप भी नहीं थे एंड तक, ठीक, चलो गुड। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 7.30 एनसीईआरटी बैक साइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ सॉलिड डिस्क एंड अ रिंग, a solid disk and a ring, both of radius 10 centimeter, a solid disk and a ring, both of radius 10 centimeter, are placed on a horizontal table, are placed on a horizontal table. Simultaneously, with initial angular speed, equal to 10 pi radian per second. Initial angular speed equal to 10 pi radian per second. Which of the two will start to roll earlier? Which of the two will start to roll earlier? The coefficient of kinetic friction is 0.2. The coefficient of kinetic friction is 0.2. इसके कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो। पहले आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो और फिर आप क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। तुमने आज पहले आके पुराने क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली। मुझे क्वेश्चन कौन समझाएगा? सोल्यूशन की बात है, मुझे क्वेश्चन कौन समझाएगा? मुझे क्वेश्चन समझाओ पहले। आदमी प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन समझ में आया? समझना जरा। डिस्क समझते हो? डिस्क, क्वेश्चन को फील लो, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। डिस्क के ऊपर में 2 होल कर दो। चक्री बनाते हो? चक्री बनाइए, हमने तो बनाई यार, पता नहीं तुम लोग अंग्रेज बच्चे को बनाए कि नहीं। चक्री समझते हो? चक्री ऐसे डिस्क होती थी, 2 होल करके उसमें से रस्सी पार कर दो, पतली पतली सी स्ट्रिंग, ऐसे घुमाओ, गर गर घूमता था। किया कभी? ऐसा मान लो मैं कोई ऐसी अरेंजमेंट कर लूं कि एक हाथ में मैं एक डिस्क पकड़ूं और एक हाथ में ये छोटू एक रिंग पकड़े, ठीक है, और हम दोनों उसको घुमा रहे हैं किसी अरेंजमेंट पे, पकड़े घुमा रहे, किस तरह घुमा रहे हैं,
ठीक है, क्या क्या पकड़ा है? मैंने क्या पकड़ा है? डिस्क। इसने क्या पकड़ा है? रिंग। दोनों को लाकर हमने किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा। दोनों को लाकर हमने कहां रखा? किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे। दोनों घूमना चाहेगा? बोलो यार सब, दोनों घूमना चाहेगा? कोई ना कोई तो पहले घूमेगा कि दोनों इकट्ठे घूमेंगे ना? दोनों इकट्ठे नहीं घूमेंगे। दोनों में कोई क्या होगा? पहले घूमेगा, कोई बाद में घूमेगा। तो आपसे यही ये पूछ रहा है कि उनमें से कौन पहले घूमेगा। बात समझ में आ रही है? उनमें से कौन पहले घूमेगा। पहले, बहुत ही क्लियर बात है। सिचुएशन कैसी होगी ये जरा समझो, बहुत ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन से आपको थ्योरी सीखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी सीखने के लिए मिलता होता है। नाउ जस्ट एनालाइज द सिचुएशन। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल टेबल। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल रखा हुआ है और इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे तुम डिस्क मान लो, रिंग मान लो, मैंने लाके उसके ऊपर एक डिस्क या रिंग ऐसे करके रख दी। क्या लाके रख दिया? एक रिंग और डिस्क। ये शुरू में क्या कर रहा होगा? ऐसे घूम रहा होगा। बहुत ध्यान से समझो, ये क्या कर रहा होगा? ऐसे घूम रहा होगा। जब ये पहली बार ऐसे घूमेगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगी? इधर की उधर? लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड? सब नलायक बैठे इधर। ये अगर ऐसे घूमना चाहेगा तो फ्रिक्शन हमेशा इसके मोशन को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये ऐसे घूम रहा होगा तो जब ये ऐसे घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा तो फ्रिक्शन इसके मोशन को सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? पहले ये बताओ, फिर मैं इसको यहां से हटा। इफ इट इज रोटेटिंग लाइक दिस तो थोड़ी देर के बाद, घूमने के बाद ये रुक जाएगा कि आगे बढ़ने लग जाएगा? रुक जाएगा। तो अगर फ्रिक्शन इधर लगेगा तो ये इधर घूम रहा और फ्रिक्शन उसके मोशन को क्या करेगा? सपोर्ट। जब ये इधर घूम रहा होगा तो फ्रिक्शन उसके मोशन को क्या करेगा? अपोज। सोचा करो, कोई भी आंसर सोच के दिया करो, लेफ्ट राइट मत बोला करो। बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो फ्रिक्शन इसके मोशन को क्या कर रहा होगा? अपोज। इनिशियली इट इज प्योर रोलिंग। बात को समझो, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा एंड इनिशियली सेंटर ऑफ मास किस चीज में होगा? रेस्ट में, क्योंकि इनिशियली इट इज प्योर रोलिंग। बोलो, बात समझ में आ रही है? इनिशियली इट इज प्योर रोलिंग। समझो जरा बात को। ये रिंग या डिस्क को लाके जैसे रखा, उस समय ये क्या कर रहा है? घूम रहा है। घूमते घूमते आगे बढ़ना शुरू करेगा। पहले ये घूमेगा और फिर आगे बढ़ेगा। ये पॉइंट, जो पॉइंट पी कॉन्टैक्ट में है, जब तक ये घूम रहा होगा, दिस पॉइंट पी विल बी एट रेस्ट। ये पॉइंट पी किस चीज में रहेगा? बोलो बेटा, रेस्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि आगे तो बढ़ नहीं रहा। जैसे वेलोसिटी आएगी, ये जो फ्रिक्शन है, ये घूमते घूमते इस पे आगे की तरफ सेंटर ऑफ मास पे फोर्स देगा, जिससे थोड़ी देर के बाद ये v वेलोसिटी के साथ आगे घूमना शुरू कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? सोच के देखो, तुम गए एक किसी जगह पे, कोई एक सरफेस है, थोड़ा स्लिपरी सरफेस है, आपने जाके अपना कार स्टार्ट किया। जैसे आपने कार स्टार्ट किया, पहले थोड़ी देर तक आपका चक्का वहां घूमता रहा और फिर आगे बढ़। जब चक्का आगे नहीं बढ़ रहा है, मान लो तुम किसी मड में फंस गए, देखा ना सीन, प्रैक्टिकल सीन, या इस रूम में मैंने नीचे बिल्कुल सरफेस को थोड़ा सा स्मूथ कर दिया, तो मड में चक्का फंस गया, किसी स्मूथ जगह पर फंस गया। जैसे तुम ऑन करोगे, पहले चक्का क्या करेगा? घूमेगा, स्लिप करेगा इनिशियली थोड़ा सा। जब वो घूमेगा, इट इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। सो इनिशियली इट इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। पता है वो चक्का कब आगे बढ़ना शुरू करता है? जब वो घूम रहा है तो उसको क्या नहीं मिल रहा है? जैसे ही फ्रिक्शन होगी तो सेंटर ऑफ मास भी उसका क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। जैसे उसका सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ेगा, वो चक्का आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले ये समझ लो, अपने दिमाग में कंसेप्ट बिठा दो। मान लो कि तुम ऑफ ट्रैकिंग करने चले गए और खेतों में पानी गिरा हुआ था और तुम अपनी थार लेकर खेत में उतर गए और तुम्हारी थार वहां स्किड हो रही है बार बार। ठीक है, थार बार बार क्या हो रही है? स्किड हो रही है, घूम रही है बार बार। That is the condition of pure rolling. That is the condition of pure rolling.
अब तुम चाहते हो कि अब मेरा चक्का आगे बढ़ जाए। जिस समय भी तुम्हारा चक्का आगे बढ़ा, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता वहां पर क्या हुआ, इस फ्रिक्शन ने सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी दी। ये सब अगर ये चीज आगे बढ़ेगी तो कोई आगे बढ़ने वाली फोर्स चाहिए। आगे बढ़ने वाली फोर्स स्लिप कर रहा था तो कौन नहीं थी, फ्रिक्शन नहीं थी। आगे बढ़ गया तो आगे बढ़ने वाली फोर्स किसने प्रोवाइड करी, फ्रिक्शन ने। क्या मेरी बात अब समझ में आ रही है कि अभी नहीं आ रही है? इस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो जब ये थोड़ी देर के बाद, ये t इज इक्वल टू 0 पर ये सारी कहानी हो रही है, थोड़ी देर के बाद जब ये यहां पे पहुंचेगा, तो ये कब पहुंचेगा, जब इसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी होगी r ओमेगा। कितनी वेलोसिटी इसको वो प्रोवाइड करेगा तो वो आगे मूव करेगा, बोलो बेटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर उसके पास आर ओमेगा वेलोसिटी आ जाएगी तो ये यहां से यहां आगे की तरफ लिखो पहले। अच्छा एक मिनट पहले तो बात लिख लो, लेकिन लिखो, इन द केस ऑफ प्योर रोटेशन और प्योर रोलिंग, इससे कंसेप्ट भी सीख लो। इन द केस ऑफ, अब जब बुक में आप सॉल्व करोगे एग्जाम में तो आप इतनी थ्योरी मत लिखना, ठीक है, सीधे सॉल्व कर देना। मैं आपके नॉलेज के लिए, फ्यूचर में आपको याद है इसलिए बता दे रहा हूं। इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग और प्योर रोटेशन, the velocity of center of mass, the velocity of center of mass is equal to 0। ठीक है, फुल स्टॉप लिखो। द फ्रिक्शन reduces the friction reduces the speed at the point of contact contact and accelerates the center of mass। ठीक है, accelerates the center of mass। The wheel will have a translational motion, the wheel नहीं, the body, यहाँ wheel मैंने एग्जांपल दिया तो wheel दिमाग में आ गया। The body will have a translational motion when the velocity of center of mass, when the velocity of center of mass equals to r omega, when the velocity of center of mass equals to r omega and the instantaneous velocity of the point of contact, instantaneous velocity of the point of contact becomes 0। ठीक है, पहले ये पूरा पैराग्राफ पढ़ो, कोई लाइन क्लियर नहीं है तो मुझे बताओ। क्लियर है पूरी बात? पहले क्या होगा बोलो बेटा, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0। अगर चक्का बस ऐसे घूम रहा है तो क्या चक्का आगे जा रहा है? तो सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी है नहीं है, ये ऐसे घूमता जा रहा है। फ्रिक्शन उसको क्या कोशिश कर रहा है, आगे नीचे जाने की। फ्रिक्शन उसको कब आगे ले जाएगा, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर हो जाए, आर ओमेगा। जब ये बार बार घूम रहा है, यहाँ पे स्लिप कर रहा है, तो पॉइंट पी किस चीज में है, रेस्ट में। ये पॉइंट तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, पॉइंट पी किस चीज में है, रेस्ट में। और जब ये घूम रहा होगा तो फ्रिक्शन उसके एक्सेलरेशन को, एंगुलर एक्सेलरेशन को बढ़ा रहा, घटा रहा होगा, घटा रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन उसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज।
तुम एक ऐसे अभी एक स्प्रिंग ले लो और ऐसे करके छोड़ दो, अपना कड़ा ले लो ऐसे करके छोड़ दो, थोड़ी देर रोल आउट करने के बाद वो रुक जाएगा कि बढ़ जाएगा? रुक जाएगा। क्यों? जब वो रोल आउट करते हुए जा रहा है तो फ्रिक्शन कॉन्टिन्यूसली किधर लग रहा है? उसके मोशन के ऑपोजिट तरफ। और जब वो मोशन के तरफ ऑपोजिट लग रहा है तो फ्रिक्शन उसके मोशन को क्या कर रहा है? अपोज, जिसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी, है ना? तो जो फ्रिक्शन है उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन को इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इतनी सारी बात क्लियर है? अब देखो हमसे क्या पूछा गया है, दोनों में कौन पहले मूव करेगा? तो ये यहां से यहां तक मूव करना शुरू कर गया, घूम के जाना शुरू हो गया। तो रिलेशन क्या निकालना होगा हमें? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। मान लो मैं यहां से, मैं और पार्थ एक रेस लगाएं, यहां से मान लो ड्रम वाले चौक तक जाने की, कौन पहले पहुंचा ये कैसे निकाला जा सकता है? विद द कैलकुलेशन ऑफ टाइम। ये सब लोग कैसे पता करोगे मैं पहले पहुंचा कि तुम पहले पहुंचे? अगर तुम्हारे स्कूल में स्पोर्ट्स मीट में या किसी गेम में जब रेस हो रही होती है तो किसी ने रेस जीता या हारा, ये कौन डिसाइड करता है? टाइम। तो अगर यहां से रिंग और डिस्क दोनों ने मूव किया, कौन पहले ने मूव करना शुरू किया, ये कौन डिसाइड करेगा? टाइम। तो मुझे इस एक्सप्रेशन में, ये एक्सप्रेशन क्यों लिखा है? इट इज अ रोटेशनल मोशन। तो क्या लिखेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बोलो यस और नो। अपने को क्या चाहिए? टाइम चाहिए। क्या चाहिए अपने को? टाइम। लेकिन अपने को दो चीजें और नहीं पता। क्या ओमेगा नॉट क्वेश्चन में गिवन है? इट इज गिवन। ये चाहिए। अब इन दोनों की वैल्यूज मुझे निकाल अगर मैं लूं कहीं से तो टी मुझे मिल जाएगा। बोलो यस और नो। अच्छा जी, अल्फा निकालना है। ध्यान से देखना, एक एक करके सॉल्व करता हूं। अल्फा के लिए मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूं? कॉन्सेंट्रेट करके देखना। टॉर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? बोलो बेटा। आई अल्फा हम सबने सीखा है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। टॉर्क अपॉन आई। बोलो यस कर लो। यहां पर इसकी एंगुलर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि ये एक्सिलरेट कर रहा है कि रिटार्ड कर रहा है? रिटार्ड कर रहा है। तो आगे साइन क्या आएगा? नेगेटिव। इसको टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? वेरी गुड, फ्रिक्शन आर क्रॉस एफ। तो मैं टॉर्क की जगह पर क्या लिखूंगा? बोलो आर। फ्रिक्शन एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? साइन 90। साइन 91 हो जाएगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा? आर इंटू एफ आर। बोलो यस और नो। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? बोलो आर एफ आर अपॉन आई विथ नेगेटिव साइन। क्या मुझे अल्फा मिल गया है? चेक करो, हमने रोलिंग में भी सीखा है। कोई चीज जब नीचे की तरफ स्लाइड डाउन कर रही थी तो उसको लिखना बाद में छोटी समझो, पहले उसको रोटेशन करने में कौन हेल्प कर रहा होता है? टॉर्क। तो जब ये नीचे की तरफ रोल डाउन कर रहा है तो उसको नीचे की तरफ रोल डाउन कौन करवा रहा है? फ्रिक्शन। द नेसेसरी टॉर्क इज प्रोवाइड बाय द फ्रिक्शन। क्या मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई? पहले चीज और नोट डाउन कर लो, फिर आगे समझ समझ के करना। मुश्किल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है तो पेपर में आ सकता है। ठीक है, आगे जाना फ्रिक्शन पीछे। लीनियर मोशन के लिए फ्रिक्शन आगे लगेगी और रोटेशनल मोशन के लिए फ्रिक्शन, समझ रहे हो? तो वो आगे की तरफ भी एक फ्रिक्शन, जब वो घूम रहा होगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगी, जब वो आगे बढ़ने लगेगा। जब वो इस कंडीशन पे होगा
मैं बताता हूँ, देखो तुम लोग को बार बार कंफ्यूजन हो। ये मैंने यहां पर जैसे ही ये सरफेस क्या होगा ऐसे रफ, और इसका ये पोर्शन भी ऐसे क्या होगा रफ। जब ये घूमना चाहेगा ये इस सरफेस पे एक पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस सरफेस पे क्या फोर्स लगाएगा एक आगे की तरफ। तो जब ये इस तरह से रोटेट करता जा रहा है इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट को समझो ये पीछे की तरफ जाना चाहेगा, इसीलिए ये फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन। बात समझ आ रही है? उसने जो मेरे को बोला अपोज कर रहा होगा, ये बता रहा हूं कि जब जैसे ही देखो क्या हो रहा है, तुम्हारा व्हील सोचो, तुम्हारा व्हील कोई गोल सी चीज है ऐसे घूम रहा है, स्लिप हो रहा है बार बार, क्या हो रहा है स्लिप हो रहा है। आगे कब बढ़ता है जब वो उस सरफेस पे फोर्स लगाता है, वो सरफेस पे आगे की तरफ फोर्स लगाता है, तुम्हारा व्हील आगे बढ़ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये यहां पर ऐसे स्लिप हो रहा होगा, जब वो आगे बढ़ेगा फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ही ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर जाएगा फ्रिक्शन विल स्टार्ट अपोजिंग इट्स मोशन। फिर जी मैसेज देख लिया नहीं देखा? बोलो क्लियर है पूरी बात है ना? अब यहां समझो जरा फिर से, फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। पढ़ा हमने नहीं पढ़ा है? यहां सब कंसेप्ट यूज होगा। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन स्टैटिक लग रही है कि काइनेटिक? काइनेटिक। तो फ्रिक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो अल्फा क्या मिल जाएगा मेरे पास? बोलो माइनस आर फ्रिक्शन की जगह पर के एन अपॉन आई। बोलो यस और नो। इसी डायग्राम में चेक करो, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। n किसके बराबर होगा? mg के। तो n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो? mg। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो माइनस आर म्यू के mg बाय आई। ये देखो मैंने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ये अल्फा यहां से आप किससे किससे निकाल सकते हो? अगर आप यहां पे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्फा ऑफ रिंग। अगर आप यहां पर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्फा ऑफ डिस्क। पुट बाद में करना, पहले मुझे अल्फा मिल चुका है। डन बेटा? अब कंसंट्रेट करोगे इसके बाद फिर से लिखो, लिखो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैं यहां ध्यान से लिख दे रहा हूं, फिर ध्यान से देखो। फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? म्यू एन। और एन किसके बराबर है? mg। तो फ्रिक्शन क्या होगा? बोलो म्यू के mg। बोलो यस और नो। इसको आगे बढ़ने में कौन हेल्प करने वाला है? फ्रिक्शन। यस और नो? लिखो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन will move the center of mass with an acceleration a, will move the center of mass with an acceleration a। ठीक है, इसमें मैं लास्ट में सारी वैल्यूज पुट करूंगा। तो हमने क्या सीखा है? बोलो बेटा। फोर्स नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पे आगे की तरफ नेट फोर्स क्या लग रही है? इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन किसके बराबर है? बोलो बेटा म्यू के mg इज इक्वल टू ए, एम ए। बोलो बेटा m और m कैंसल आउट हो गया,
एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया बोलो, म्यू के जी। दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड प्रोड्यूस्ड इन द सेंटर ऑफ मास। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फटाफट नोट डाउन करो। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? रोलिंग कब शुरू होगा, जब वेलोसिटी किसके बराबर हो जाए, आर ओमेगा। यहां तक लिख लो, यहां तक नोट डाउन कर लिया, लिखो, करो आराम से, आराम से करो, आराम से करो। डन, लिखो, द बॉडी विल स्टार्ट रोलिंग, the body will start rolling when the velocity of center of mass, when the velocity of center of mass will be equal to r omega. When velocity of center of mass will be r omega, तो कब क्या करेगा पार्टिकल, रोल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो मान लो पार्टिकल रोलिंग शुरू हो गया है, तो टी टाइम के बाद वेलोसिटी टाइम इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे बोलो, v इज इक्वल टू, बोलो बेटा, u प्लस एटी। यस और नो, वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, क्योंकि शुरू में क्या कर रहा था, रोल कर रहा था, आगे नहीं, तो इनिशियल जीरो, तो जीरो प्लस एक्सेलरेशन कितना है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा देखो, फिर से देखो, क्यों ओमेगा नॉट मुझे क्या है गिवन, अल्फा मैंने निकाल लिया, चेक करो। अगर आपसे पूछेगा रिंग के लिए तो आप रिंग का निकाल लोगे, डिस्क का पूछेगा डिस्क का निकाल लोगे। अब मुझे कौन चाहिए, ओमेगा, मुझे वी मिल गया है, क्या वी मिल गया तो ओमेगा मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, बोलो यस और नो। और v की वैल्यू कितनी आ गई है, gt बाय आर, क्या मिल गया मुझे, ओमेगा भी मिल गया। तो बनाओ इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 in equation 1, you will get the value of time। दोनों इक्वेशंस को पुट करो, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो और टाइम निकालो कि कितने टाइम के बाद डिस्क शुरू होगा और कितने टाइम के बाद रिंग शुरू होगा, और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन पहले मूव करना शुरू कर रहा है। मैं क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। क्या बेटा, हाँ डब्ल्यू नॉट को 10 पाई लिखेंगे। अब सारी वैल्यू सब जगह सेम रहेगी, किसकी वैल्यू केवल चेंज होगी, बोलो, आई की। एक बार किसकी पुट करोगे, आई फॉर रिंग, एक बार आई किसकी पुट करोगे, डिस्क।
मुझे कितना बताओ, कितने टाइम में डिस्क चला, कितने टाइम में रिंग चला, कैसे मिलेगा? चेक करो। ओमेगा पता चल गया, ओमेगा नॉट पता चल गया, अल्फा पता चल गया, सबको एक तरफ ले जाओ, टी की इक्वेशन बनाओ। मैं बना दूं, देखो बना देता हूं। डायग्राम रब कर दूं, डायग्राम रब कर दूं। देखो, पुटिंग इक्वेशन टू एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या बन रहा है बोलो बेटा? ओमेगा की जगह क्या लिखोगे बोलो? म्यू के जी टी बाय आर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, अभी रहने देते हैं उसको एज इट इज, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा की जगह क्या लिखोगे? माइनस हो जाएगा, बोलो बेटा। आर म्यू के एम जी बाय आई इंटू टी, बोलो यस और नो। टी का दोनों टर्म उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बोलो? म्यू के जी टी बाय आर प्लस म्यू के आर एम जी बाय आई टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, बोलो यस और नो। यहां से टी की वैल्यू कॉमन निकाल लो और टी इज इक्वल टू क्या बन गया बोलो बेटा? ओमेगा नॉट अपॉन क्या आएगा नीचे बोलो बेटा? म्यू के जी टी बाय आर प्लस म्यू के आर एम जी बाय आई, बोलो यस और नो। चेक करो टाइम का रिलेशन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज म्यू के जी, ओ सॉरी टी कहां से आ गया? एक और टी तो कॉमन आ गया ना, म्यू के जी आर के आर एम जी आई। चेक करो ये टाइम का रिलेशन, जी की वैल्यू बोला तो नहीं है बेटा, बोला नहीं है तो 10 मत लो, 9.8 लेके ही सॉल्व करो। क्या बेटा? हाँ आपको दिया हुआ है ओमेगा नॉट, यहां देखो ओमेगा नॉट दिया हुआ है, म्यू के दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, म्यू के दिया है, आर दिया है, एम जी दिया है, आई पुट करो। जब टाइम निकालोगे डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका पुट करोगे? डिस्क का। टाइम निकालोगे रिंग का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका पुट करोगे? रिंग का। आप ये रिलेशन अपने कंपटीशन के लिए डायरेक्ट याद रख सकते हो, फॉर एनी बॉडी स्टार्टेड रोलिंग के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला, रिंग डिस्क पेयर कहीं भी यूज करो। क्या बेटा? मार्क्स आपको दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में? हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कट जाएगा, एम आर स्क्वायर पुट करोगे कैंसल आउट हो जाएगा, अगर एम नहीं दिया हुआ है तो आई की जगह पुट कर दो कैंसल आउट हो जाएगा। हाँ यहां देखो आई की जगह पुट कर दो, आंसर निकालो फाइनल।
और एन से किसकी वैल्यू आ जाएगी? क्योंकि तो दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन। थोड़ा छोटू तुम इधर से भागा क्यों था? इधर देख के भागा क्यों था? किसका? ये ना 9-10 वाली हरकतें छोड़ दो। 9-10 वाली हरकतें ना छोड़ दो, दिखाना फोन। खोल के दो। कौन लोग का है? कहाँ कॉल है? ने बोला ना, मैंने देख लिया बेटा, तू क्या दिखाएगा मेरे को? तू जहां से आ रहा है उससे 17 साल पहले छोड़ दिया हमने। वही तो मैं तुम्हें कह रहा हूं, पढ़ना है पढ़ ले, नहीं पढ़ना है मत पढ़। अगर कुछ करना है सिंसियर होके पढ़ो, नहीं करना है मत पढ़ो। क्या चीज? रिंग? हाँ, दोनों के टाइम्स देख लो। टाइम ऑफ जो रिंग आ रहा है बेटा, दैट इज 0.80 सेकेंड, और जो टाइम ऑफ द डिस्क आ रहा है दैट इज योर 0.53 सेकेंड। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं लास्ट टाइम, ठीक है? एक बार सारी चीजों को एक बार मैं दोबारा जोड़ दे रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से दोबारा सुन लो। पार्ट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको स्कूल एग्जाम भी अच्छा लेवल का आएगा तो भी आ सकता है, और कई बार एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको कॉम्पिटिशन में देखने के लिए मिलता है। अपनी कंसंट्रेशन पूरी रखनी होगी आपको इस क्वेश्चन को। बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कर रहा है दोबारा सुनो। आपके पास क्या है? एक रोटेटिंग रिंग और एक क्या है आपके पास? रोटेटिंग डिस्क। दोनों के कुछ रेडियस वगैरह वैल्यूज दी हुई है, उसको लाकर आपने एक सरफेस पे रखा, दोनों घूमा और घूमने के बाद दोनों आगे बढ़े। यही सिचुएशन। आपको पूछा है कि कौन पहले आगे बढ़ना शुरू। अब जनरली बच्चा कहता अच्छा कौन पहले बढ़ेगा, रिस्क भारी है, रिंग भारी है कि डिस्क भारी है, कौन बढ़ेगा? ऐसे नहीं करना। अगर मैं और तुम यहां से मान लो शर्मा जी ने अपने घर में हमें डिनर में बुलाया, मैं और हरजू डिनर पर गए और हम दोनों में रेस लगी पहले कौन पहुंचेगा, तो ये कैसे पता चलेगा पहले कौन पहुंचा? ये देखेंगे कि सर भारी है तो सर लेट पहुंचेंगे, ये ठीक नहीं है ना, है ना? हाँ, ये नहीं, टाइम देखेंगे। कोई भी चीज पहले पहुंच रही है बाद में पहुंच रही है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? टाइम। मुझे पहुंचा 8:05 पे पहुंचा है, या मुझे पहुंचने में 5 मिनट लगा, उससे पहुंचने में 5 मिनट लगा है, तो मैं फास्ट हूं वो स्लो है, एंड सो ऑन। डायग्राम मैंने रब कर दिया, पर आपकी कॉपी पे डायग्राम है, आप देख सकते हैं। एक सिंपल कहानी पहले अपने दिमाग में बिठा लो। अगर कोई चीज रोल कर रही है, सिंपल रोल कर रही है, कड़ा मिलेगा? मेरा बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, ये रिंग है, ये रिंग है, समझ रहे हो? जिस समय ये सिंपल रोल कर रही होगी, को पकड़ नहीं सकता इसके वर्ड, जब ये सिंपल रोल कर रही है, या यहां से भी देख लो, तो ये अगर यहां पे इसका कौन होगा? सेंटर ऑफ मास। इस समय इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। इसका सेंटर ऑफ मास को दूर नहीं कर रहा। अच्छा यहां देखना, मैं किसी सरफेस पे रख के सिचुएशन को एनालाइज करता हूं। सी इट इज प्लेस्ड ओवर हियर, ऐसे घूम रहा होगा, बोलो अपने एक्सिस पर, भारी है काफी है, ये अपने एक्सिस पर ऐसे घूम रहा होगा, बोलो यस और नो। देखो जरा सोच के देखो, जब ये ऐसे जा रहा है, अगर ये सरफेस बहुत स्मूथ होता
तो ये ऐसे स्लिप कर जाता। जैसे ये आगे गया, इस सरफेस ने इसकी रफनेस पर पीछे फोर्स लगाई और इसकी रफनेस की वजह से इस पे किधर फोर्स लगी, आगे की तरफ। तो इस पे फ्रिक्शन डायग्राम में चेक कर लो, फ्रिक्शन किधर लग रही है, आगे की तरफ। दोबारा एनालाइज करना है, दोबारा एनालाइज कर लो। सी, ये ऐसे घूमा, अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो ऐसे स्लिप आउट हो जाता। तो ये यहां पे घूम क्यों पा रहा है, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ क्या होगी, फ्रिक्शन। तो आपका व्हील क्यों घूमता है, ड्यू टू फ्रिक्शन। आपका टायर ग्राउंड पे पीछे फोर्स लगाता है और ग्राउंड आपके टायर पे किधर फोर्स लगाता है, आगे की तरफ। कौन सी फोर्स लगाता है, फ्रिक्शनल। तो फ्रिक्शन किधर लग रही होगी, आगे। तो अब ये भी आपको क्लियर है कि इफ एनीथिंग इज रोटेटिंग, इट इज रोटेटिंग ड्यू टू द फ्रिक्शन, है ना। एंड फ्रिक्शन, तुम सही कह रहे हो, द फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरली टॉर्क। ठीक है, ऐसा यहां रिंग होगा और ऐसा यहां पर कौन होगा, डिस्क होगा। बोलो मेरी बात क्लियर है, अच्छा जी। तो जब ये घूम रहा होगा इसी एक्सिस पर, तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। जब ये अपने एक्सिस पे घूम रहा होगा, जिसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, बोलो बेटा, 0। तो बार बार इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन लग रही होगी, वो फ्रिक्शन इसको आगे लेके जाना चाह रहा होगा। कहां लेके जाना चाह रहा होगा, आगे। इट विल स्टार्ट मूविंग अगर इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा। वो तुरंत तो नहीं हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद होगी, जब फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो बात समझ में आ रही है। तो ऐसे रिंग था, ऐसे डिस्क था, दोनों आगे बढ़ना चाह रहा है। तो कौन पहले आगे बढ़ेगा, ये मोशन कैसा है, रोटेशनल मोशन है। तो पहला इक्वेशन का तो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या लिख सकते हैं उसकी जगह पर, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। दोनों की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तुम्हें दी हुई है, बोलो यस और नो। दोनों की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तुम्हें दी हुई है। तो ओमेगा नॉट गिवन, देखो मैंने लिख दिया। अब हमें क्या नहीं पता है, अल्फा और ओमेगा। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। मैंने आपको पहले भी सिखाया, कहीं भी अल्फा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क अपॉन आई। तो हमने लिख दिया अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, बिकॉज इट इज डी एक्सिलरेटिंग इट। देखो इसको मैं अगर ऐसे छोड़ दूं, थोड़ी देर के बाद ही ये रुक जाएगा, है ना। यहां से जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो रुक जाएगा, क्योंकि ये सरफेस उसको क्या कर रहा होगा, डी एक्सिलरेट कर रहा होगा। यस लो, अगर मैं इस सरफेस पे छोड़ूंगा, इस सरफेस पे छोड़, नीचे टाइल्स लगी है, किस पे लंबी दूर तक जाएगा, ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि यहाँ पे सरफेस क्या है, स्मूथ है। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस टॉर्क अपॉन आई। टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 90, टॉर्क इज इक्वल टू आर अपॉन फ्रिक्शन। तो अल्फा की वैल्यू, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन। और एन किसके बराबर है, mg के बराबर। तो फ्रिक्शन क्या हो गया, म्यू के इंटू mg। तो यहां से मैंने पूरी किसकी वैल्यू निकाल दी, बोलो यहां तक पूरी बात। तो इस एक्सप्रेशन में क्या मिल गया मुझे, बोलो बेटा, अल्फा। अब मुझे क्या चाहिए था, बोलो, ओमेगा। मुझे क्या चाहिए था, बोलो बेटा, ओमेगा। तो ओमेगा के लिए फिर मैं क्या रिलेशन यूज करूंगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और v इज इक्वल टू आर ओमेगा से मैंने फिर किसकी वैल्यू निकाल दी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से मैंने फिर किसकी वैल्यू निकाल दी, ओमेगा की। सब्स्टिट्यूट,
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा इसी से रिलेटेड है, तुरंत सॉल्व कर लोगे। ये कोई मैं आपको ना मुश्किल से इजी की तरफ ले जा रहा हूं तो बहुत ही इजी लगेगा। नेक्स्ट इज एनसीईआरटी बैक साइज क्वेश्चन नंबर 7.28। सबके पास एनसीईआरटी है? काफी लोग खोल के बैठे हो। हाँ निकालो 7.28 बैक साइज। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन, मैं तब तक जरा बोर्ड साफ कर लूं। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज 7.28। देखो इससे ऑर्गेनाइज तरीके से ना आपको चैप्टर नहीं बताया जा सकता। अगर आप इसमें भी खुद का एडवांटेज नहीं ले पा रहे हो तो आप एडवांटेज नहीं ले पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हमने चैप्टर की थ्योरी करी, डीपीपी करी, एसएल करा, चैप्टर का कंसेप्ट खत्म हो गया, प्रूफ्स रहते हैं। अब हम एक एक करके उसके हर एक बैक साइज की डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप इस एक्सटेंसिव मेथड का भी फायदा नहीं उठा पा रहे हो ना तो कोई और मेथड नहीं है फायदा उठाने का। या तो नॉन मेडिकल छोड़ दो या हर 2-2 महीने बाद ट्यूशन बदलते फिरो। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। बड़ा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7.28। इस पे कुछ पॉइंट, एक दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। सी ऊपर दिया हुआ है यहां पर, और इसका डिस्टेंस आपको r/2। स्टेटमेंट पढ़ना जरा। कर रहा है डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ये एक डिस्क है जो यहां पर किस स्पीड से घूम रहा है? बोलो बेटा, ओमेगा नॉट से। रोटेटिंग अबाउट एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा प्लस स्लाइटली विदाउट एनी ट्रांसलेशनल पुश। मतलब देखो किसी डिस्क को रोटेट करके ऐसे रखा है, समझना ध्यान से। इसी डिस्क को, इसको हमने थोड़ा भी ऐसे नहीं, कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं दी है, रोटेट कर रहा था, जेंटली रख दिया ला। मान लो ऐसे ही तेजी से घूम रहा है, किसकी कॉल है? ठीक, लो मेरी बात करा दो। ये तेजी से ऐसे घूम रहा है, हमने इसको कोई भी ट्रांसलेशनल पुश नहीं दिया है, ऐसे ही रख दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्टेटमेंट कह रहा है, कहता है डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस with angular speed omega naught is placed slightly on a perfectly frictionless table. The disk of radius r. What are the linear velocity of point A, B and C of the disk shown in the figure? Will the disk roll in the direction indicated? तो आपको इन सब की लीनियर वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है? बोलो बेटा, लीनियर वेलोसिटी। नाउ सी, वी नो द रिलेशन V इज इक्वल टू, बोलो बात समझ आ रही है? सीधे रिलेशन आ जाएगा। यहां ध्यान दो, ए वाला ये अगर ऐसे घूमेगा तो ये किधर जाएगा? आगे की तरफ। तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा? बोलो बेटा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। किधर डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट, लीनियर वेलोसिटी ऑफ V। अब ये जब ऐसे घूमेगा तो ये किधर की तरफ जाएगा? बोलो बेटा, पीछे की तरफ। इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? बोलो, V इज इक्वल टू आर ओमेगा इन द सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। बोलो क्लियर है बेटा? सिमिलरली linear velocity of point C. Now see,
about the T. This T point will tend to move in this direction. बोलो या करो, लेकिन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा. दिस विल बी माय सेंटर को मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाया है, जहां से इसका डिस्टेंस r है. ये डिस्टेंस कितना है बोलो बेटा इसका, r/2. तो ये वेलोसिटी पॉइंट ए का है, ये बी का है, ये सी का क्या हो जाएगा बोलो, r/2 इंटू ओमेगा. यस और नो? एंड इट विल अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ, यस और नो? बोलो यार. नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट बोला है इस क्वेश्चन में, पढ़ना एक लाइन यहां पर कहता है कि परफेक्टली फ्रिक्शनलेस टेबल. नाउ दिस इज अ म्यू की वैल्यू कितनी है, 0. यहां पर फ्रिक्शन कितना होगा, तो लास्ट में पूछा है क्या ये रोटेट करेगा ना. क्यों? किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए क्या लगनी चाहिए, टॉर्क. क्या लगनी चाहिए, टॉर्क. टॉर्क कौन प्रोवाइड करता है यहां, फ्रिक्शन. बिकॉज फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है तो टॉर्क की वैल्यू भी 0 होगी. तो क्या लिखोगे, दिस डिस्क विल नॉट रोटेट एज स्क्रोल रोल. यही बात है, आगे बढ़ेगा. ठीक है, स्क्रोल भी नहीं करेगा, ना रोटेट करेगा ना स्क्रोल करेगा. यहां पे घूम के स्क्रोल डाउन नहीं करेगा. तो डिस्क विल नॉट स्क्रोल लिख लो, स्क्रोल लिखना है तो स्क्रोल एट द सरफेस एज द सरफेस इज स्मूथ एंड देयर इज नो फ्रिक्शन. फटाफट नोट डाउन करो. हाँ जी सर. नहीं बेटा, फर्क पड़ता है ना, इनिशियल वैल्यू का तो फर्क पड़ेगा ना. मैंने 2 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू किया, हरजोत ने 3 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू किया. फटाफट करो, फिर एक क्वेश्चन और करो, 2 क्वेश्चन. अर्शिता मेहनत करो बेटा. तुम 10th में इतना मेहनत करती थी अर्शिता, तुम +1 में ऐसे स्लो स्लो से क्यों हो गई है? कर लेती है, एंड में कर लेती है, लेकिन यही इसको बीच से पुश देना पड़ता है. हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियां भूल जाती है, फिर इसको याद देना पड़ता है, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो. यस वी कैन. हो गया. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो. एनसीईआरटी बैक साइज 7.21. नोट डाउन कर लो, आराम से नोट डाउन कर. कल मैं पूरी बैक साइज चेक करूंगा रोटेशन की. कल मैं सारी बैक साइज चेक करूंगा. किसकी? रोटेशन की. नहीं हुआ ना तो कल मुष्टिका प्रहार करूंगा मैं. कल छोटू, कल मेरे प्यारे छोटू, कल. नहीं नहीं हर्षिता, तुम पहले डीवीपी नहीं किए, तुम डिफॉल्टर पहले से, तुम टाइम नहीं मांग सकते. ये हो गया. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 7.21. खुद से करो 7.21. और जो देखो सारे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए यार, बाकी ना लुल्लड़ क्वेश्चन बचे हैं.
ट्राई करोगे हो जाएगा, जो नहीं होगा फिर मैं हूं ही। The disk will not scroll at the surface as the surface smooth and there is no friction. हो गया 7.21 लिखो 7.21 जिनके पास नहीं है लिख लो क्वेश्चन। अ सॉलिड सिलेंडर रोल्स अप A solid cylinder rolls up an inclined plane. A solid cylinder rolls up an inclined plane of angle of inclination 30 degree. Of angle of inclination 30 degree. At the bottom of inclined plane, ये ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, कहां से कहां जा रहा बेटा? नीचे से ऊपर बस। At the bottom of the inclined plane, the center of mass of the cylinder, at the bottom of inclined plane, the center of mass of the cylinder has a speed of 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हाउ फार विल द सिलेंडर गो, हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप द प्लेट, हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप द प्लेट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू द बॉटम। ट्राई करो, ट्राई करो। मैंने कल भी इसमें कंसेप्ट आपको सिखाया था। क्या सिखाया था? टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। यूज दिस कंसेप्ट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्राई करो इसको। मैं डायग्राम लिखा बेटा। हाँ हाँ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये लग नहीं, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम का डायरेक्ट रिलेशन भी आया हुआ है हमारे पास। हाँ बेटा, आते नहीं बेटा। क्या बेटा? 9.8 लोग क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। क्या बेटा? आंसर किसका? फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट? तो देखो ना, यहां पर ये क्या कर रहा होगा? घूम भी रहा होगा और आगे भी जा रहा होगा। लिखोगे बोलो, इसको क्या लिखेंगे? लोअर पॉइंट। और मान लो यहां तक पहुंच के इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, एच हाइट तक पहुंच के, बोलो यस और नो। तो यहां पर जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बोलो 0। यहां पर इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। यहां पे इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। बोलो यस और नो। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट एल या एट बॉटम
क्या होगा बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई का स्क्वायर। बोलो यस और नो। फिर क्या लिखोगे बोलो बेटा, हाफ, हाफ दिया हुआ है आपको, बात नहीं, ये लिख लो। वेलोसिटी दी हुई है 5, 5 का प्लस आई की जगह क्या लिखोगे बोलो, हाफ एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की जगह पर क्या लिखोगे बोलो, वी बाय, बोलो यस और नो। क्या मिल जाएगा आपके पास को सॉल्व करके, काइनेटिक एनर्जी। बोलो यस और नो, बोलो यार। उसके बाद अब क्या निकाल, यहां तक पहुंच के वेलोसिटी 0 हो गई, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बोलो बेटा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मिल जाएगा आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वहां तो 0 ही होना है। फिर चेंज इन क्या निकालो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितना होगा बोलो, mgh। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई आपके पास बोलो बेटा, बोलो यस और नो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन सॉल्व करके h की वैल्यू निकाल लो, h ही तो चाहिए ना। तो h क्या आ जाएगा आपके पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां से जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है इसी काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर दो mg से, h की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करो, फाइनल आंसर बताओ। 3.8 आ रहा है बेटा। कोई बात नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो। यहां देखो क्वेश्चन में आपसे एच नहीं एस पूछा है, एच नहीं पूछा है, क्या पूछा है, एस पूछा है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये वैल्यू एच है, एच और एस का रिलेशन क्या होगा बोलो, ये एस का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, एस cos 30, ये क्या होगा, एच इज इक्वल टू एस, नहीं बात समझ में आई। ये एंगल थीटा है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर। आराम से सॉल्व करो, एंड तक सॉल्व करो। Okay.